नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। यहाँ पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित अनेक वीडियोस हिंदी भाषा में मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, इससे पहले जो वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो एक बार उनको भी देख लीजिए। इससे आपको लोक प्रशासन की जो जानकारी है वो और भी ज्यादा क्लियर होती जाएगी। आज हम बात करेंगे एक प्रशासनिक विचारक हर्बर्ट साइमन के बारे में। हर्बर्ट साइमन का जो निर्णय सिद्धांत रहा, एक संगठन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? निर्णय लेना। तो उनका वो जो निर्णय निर्माण का सिद्धांत था वो सबसे अहम है। साथ ही साथ हर्बर्ट साइमन जाने जाते हैं जो शास्त्रीय विचारधारा थी, क्लासिकल थ्योरी थी, उसके एक आलोचक के रूप में। उन्होंने कहा था कि ये जो सिद्धांत हैं, जो आपने प्रिंसिपल्स बोले हैं, ये बस मुहावरे हैं, उनसे ज्यादा कुछ नहीं। तो हम आज बात करेंगे हर्बर्ट साइमन के इन दो एस्पेक्ट के बारे में। एक तो जो आलोचना की थी उन्होंने उसके बारे में, और साथ ही साथ निर्णय निर्माण का ये जो सिद्धांत रहा इनका, उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझिए कि प्रशासनिक व्यवहार में इनकी ये जो थ्योरी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रशासनिक व्यवहार मतलब एक संगठन के अंदर जहां पे प्रशासनिक कार्य हो रहा है, उस संगठन के अंदर आप व्यवहार कैसे करते हो, वो चीज काफी हद तक मायने रखती है कि आप एक अच्छे लीडर, एक अच्छे मैनेजर हैं या नहीं हैं। चेस्टर बर्नार्ड और बाकी लोगों से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। सबसे ज्यादा चेस्टर बर्नार्ड की जो बुक थी उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, और उसी के आधार पर फिर दूसरे हैं एमपी फोलेट। चेस्टर बर्नार्ड और एमपी फोलेट से प्रभावित हर्बर्ट साइमन ने ये कहा था कि आपने जो शास्त्रीय विचारधारा दी है, या फिर आपने ये जो आप वैज्ञानिक सिद्धांतों की बात कर रहे हो, ये सिर्फ कहावतें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हर्बर्ट साइमन का जन्म, उनकी लाइफ के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानें तो 1916 में विस्कॉन्सिन अमेरिका में हुआ था। शिकागो यूनिवर्सिटी से पढ़े, ये राजनीति शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, और फिर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, इसको ठीक कर लीजिएगा, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हुए उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। सबसे पहली पुस्तक आती है इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, अ डिसीजन मेकिंग साइंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये आती है जिस साल भारत को आजादी मिली थी, यानी 1947 में। इसके अलावा उन्होंने फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस, द न्यू साइंस ऑफ ऑटोमेशन, साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। देखिए इस चीज को समझिए, हर्बर्ट साइमन दो चीजों के लिए जाने जाते हैं। एक तो प्रशासनिक व्यवहार में उन्होंने जो बातें कही उसके लिए, दूसरा इन्होंने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात हो रही है, जो कंप्यूटर्स की बात हो रही है, ऑटोमेशन की बात हो रही है, कहा जाता है कि हर्बर्ट साइमन ने 1960 के दशक में एआई के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया था। यानी हर्बर्ट साइमन के मन में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें थी कि जो डिसीजन लिया जा रहा है, आने वाले समय में ऐसी मशीनें विकसित हो जाएंगी जो एक इंसान को फैसले लेने में बहुत मदद करने वाली हैं। इसीलिए हर्बर्ट साइमन का नाम न केवल एक प्रशासनिक विचारक बल्कि एक ऐसे विचारक के तौर पे भी जाना जाता है जिन्होंने जो टेक्नोलॉजी होती है, तकनीक होती है, उसको उन्होंने बहुत ही जल्दी अपना लिया था प्रशासनिक कार्यकाज में। इसके अलावा समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा था कि देखिए, आप जिस भी चीज को आप लिख रहे हो प्रशासन के लिए, आप जो सिद्धांत बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए आप ये जो प्रतिपादित सिद्धांत है, श्रम विभाजन, काम का बंटवारा होना चाहिए, आदेश की एकता होनी चाहिए, नियंत्रण सीमा आदि, इसकी उन्होंने बहुत जबरदस्त आलोचना करी थी। उनका कहना था कि एक बार अगर आपको प्रशासनिक सिद्धांत फिर भी डेवलप करना है तो आपको शोध करना पड़ेगा। आपने ये समझना होगा कि एक संगठन के अंदर जब सांगठनिक व्यवहार की बात आती है तो निर्णय निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है, और ये सबसे जटिल भी चीज है। फैसला लेना कोई आसान काम नहीं है, फैसला लेना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। और संगठन में संरचना के स्थान पर मानव संबंधों और मानवीय अंतःक्रियाओं को अधिक महत्वपूर्ण माना। आपको याद है ना, गुलिक और उर्विक ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आपकी जो संरचना है संगठन की वही खराब है। हम आपको कुछ सिद्धांत देते हैं, इससे आप अपने संगठन की संरचना बनाइए और सब काम अच्छे से होगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो, हर्बर्ट साइमन ने कहा कि संरचना अकेले से काम नहीं होगा, हमें इंसानों को भी समझना पड़ेगा, उनके आपस में संबंधों को भी समझना पड़ेगा, और वो व्यवहार कैसे करता है उसको भी समझना पड़ेगा। इसके अलावा समझते हैं हम, हर्बर्ट साइमन ने कहा था, जब भी कोई इंसान फैसले लेता है
देखिए, यहाँ पर बात आती है तार्किकता की। तार्किकता क्या होती है? तर्क देना। हम कहते हैं ना, मैंने कोई बात कही, तर्क क्या है इस बात का? ये तो बेतुकी बात है, तो क्या है इस तरीके की बात। तर्क होता है जब आप कुछ बोलते हो और जो आपने बोला है उसको आप सिद्ध कर पाओ, एविडेंस के साथ में आपके पास सबूत है, उससे आप सिद्ध कर पाते हो। तर्क देना, सही तर्क देना। अब हुआ ये, तर्क के आधार पर जो फैसले लिए जाते हैं उनको तार्किक कहा जाता है। तर्क के आधार पर रैशनल डिसीजंस जिनको कहा जाता है। हर्बर्ट साइमन ने कहा कि संगठन के अंदर जब भी आप फैसले लेते हो तो माना तार्किकता महत्वपूर्ण हो जाती है। अब होता ये, मैं यहाँ पे 1 सेकंड का समय सॉरी 1 मिनट का समय लूंगी और मैं यहाँ पे अ, जिस तरीके से हर्बर्ट साइमन ने फैसले वाली जो नीति थी उसको समझाया, उस पर बात करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने क्या है, एक समस्या है। उस समस्या का समाधान हमें ढूंढना है। समस्या क्या है, मान लीजिए उदाहरण के साथ चलते हैं कि कोरोना बहुत ज्यादा फैल चुका है और उसका समाधान ढूंढना है। तो हम पहले तो ये देखेंगे समस्या क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, है ना। कोरोना का समाधान जो है वो क्या क्या हो सकता है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब वैक्सीन बनाई होगी तो लोगों ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोरोना के ऊपर स्टडी करी होगी ना, कोरोना की डिटेल में गए होंगे वो, और फिर उस हिसाब से उन्होंने अलग अलग जो वैक्सीन्स हैं वो डेवलप करी, अलग अलग दवाइयां बनाई। इसी तरीके से एक प्रॉब्लम मान मान लीजिए किसी संगठन के अंदर, या फिर कोई समस्या उन्हें सुलझानी है कि एक एरिया है जहां पर सड़कें बहुत कम हैं, और सड़क कम होने के कारण वहां आपसी जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है, जो यातायात है, वो अच्छा नहीं है। यातायात अच्छा न होने के कारण वो जो एरिया है वो काफी पिछड़ा हुआ एरिया है, जिसकी वजह से वहां पर क्या है, जो क्राइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अपराध जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये हमारे सामने क्या है, समस्या है कि वहां पे सड़कें नहीं है, वो वर्ग पूरा पिछड़ा हुआ है, वहां पे कोई इकोनॉमिक रोजगार, कुछ भी ऐसा आर्थिक रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा, इसलिए अपराध बहुत बढ़ गए हैं। ये समस्या, इसका समाधान क्या हो सकता है? सरकार के पास जब ये समस्या आएगी तो वो उसका समाधान निकालने की कोशिश करेगी। जब हम कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं तो हमारे पास कुछ संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का प्रयोग करके हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं। संसाधन जैसे कि पैसा हो सकता है, पूंजी जिसको हम कहते हैं। संसाधन जैसे कि मानव संसाधन, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट अभी इतना ही लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए पूंजी और मानव संसाधन, ये सारे उनके पास संसाधन है, और ये क्या है, ये सीमित हैं। इन सीमित संसाधनों से समस्या का समाधान हमें ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसको भी फैसला लेना है वो ये सोचेगा कि इतने सारे कम संसाधनों में मैं सबसे बेहतरीन समाधान क्या ढूंढ सकता हूँ। कोई ना कोई मुझे समाधान ढूंढना पड़ेगा। क्या मैं वहां पे सड़कें बनाऊं, या फिर मैं वहां पे लोगों को सरकारी जो है राशन वगैरह बांटना शुरू कर दूं, या उनके खाते में हम पैसे डालना शुरू कर दें, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सकता है। या फिर वहां पे मनरेगा जैसी कोई स्कीम लगा दी जाए, या फिर वहां पे क्राइम बहुत बढ़ चुका है तो पुलिस बल को वहां पे तैनात किया जाए ताकि अपराध थोड़ा कम हो। अब बहुत सारे हमारे पास इसके क्या मिल गए, हमें समाधान मिल गए। ये बहुत सारे समाधान में से सबसे उचित समाधान को चुनना, इसको हम कहते हैं तार्किकता का सिद्धांत, या इसी तरीके से फैसले जो है वो लिए जाते हैं। तो एक इंसान को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, मैं इसको और भी सिंपल वे में समझा रही हूँ। ये है हमारी प्रॉब्लम, समस्या, और हमें पहुंचना है सॉल्यूशन तक। तो इस तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, मतलब समाधान बहुत तरीके का हो सकता है। अब जो यहाँ पे बैठा है, जो भी प्रशासक यहाँ पर बैठा है, उसकी खुद की सोच, उसके पास उपलब्ध संसाधन और समय, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो ये डिसाइड करेंगे कि ये पर्सन, ये प्रशासक इनमें से कौन सा जो रास्ता है वो अपनाता है। तार्किकता का सिद्धांत ये कहता है कि इनमें से एक सबसे बेहतर तरीका होगा काम करने का, वो बेहतर तरीका हमें ढूंढना है। हर्बर्ट साइमन इस बात को कट करते हुए कहते हैं कि देखिए, प्रशासक के पास इतना समय नहीं होता कि वो इस तरीके से बैठ के हर प्रकार के समाधान के ऊपर गौर करे।
समाधान तो चलो आपने ढूंढ लिया, फिर आप ये भी तो देखते हो कि इस समाधान, इस रास्ते का जो है वो आगे चल करके क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने सड़कें बना दी, पर सड़कों का आगे जाके क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने अपराध कम कर दिए, क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से आप फैसले लेते हो और फैसलों का क्या देखते हो, प्रभाव क्या हो सकता है वो आप निर्धारित करते हो। तो हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि हर एक प्रशासक के पास इतना समय नहीं होता, उसकी सोच इतनी ज्यादा विकसित नहीं होती। सोच इन द सेंस, हर एक इंसान को हर एक चीज नहीं पता हो सकती, संसाधन एक सीमित मात्रा में आपके पास उपलब्ध है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस समस्या के समाधान जितने भी रास्ते हो सकते हैं वो सारे हमने चेक कर लिए। आपको एक सिद्धांत पर रुकना होगा और उसी को आपने अपनाना होगा। इसी को कहा गया सीमित तार्किकता का सिद्धांत, जो कि साइमन ने दिया था। ठीक है, सीमित तार्किकता का सिद्धांत। एक तो होती है पूर्ण तार्किकता, जैसे गणित सांख्यिकी इन सब्जेक्ट में हमें मिलती है, और दूसरा क्या होता है, सीमित तार्किकता। देखिए, ये कहा गया कि प्रशासनिक मनुष्य न तो सभी संभावित विकल्पों के बारे में सोच सकता है, न ही उनके परिणामों का अनुमान लगा सकता है, और प्रत्येक मनुष्य की विकल्पों और उनके परिणामों की तलाशने की क्षमता सीमित होती है। वह अपने मस्तिष्क में सभी संभावित परिणामों को सुसंबद्ध और प्राथमिकता क्रम में जमाए हुए नहीं रखता है। तो ये कुछ कारण है, इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, एक संतोषप्रद विकल्प को ढूंढना पड़ता है। और इसीलिए जो फैसले लिए जाते हैं, सीमित तार्किकता के आधार पर जो फैसले लिए जाते हैं, उनको कहा जाता है संतोषप्रद निर्णय, सेटिस्फाइंग डिसीजन। ठीक है, इसके अलावा दो प्रकार के निर्णय होते हैं, हर्बर्ट साइमन कहते हैं। एक तो होता है नियोजित निर्णय, एक होता है अनियोजित निर्णय। नियोजित निर्णय वो जो आप हर दिन करते हो, हर दिन आपको पता है कि ऑफिस में मुझे 9 बजे पहुंचना है, मुझे ये वाला काम करना है, इसको ऐसे रिपोर्ट भेजनी है, बजट ऐसे बनेगा, ये रूटीन में आ चुका है, ये फिक्स है। अनियोजित निर्णय, एकदम से कोई समस्या आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे कोविड के टाइम में लोगों को नहीं पता था इसको कैसे हैंडल करना है, तो ये क्या था, अनियोजित निर्णय था। इसके अलावा हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि नियोजित के बजाय अनियोजित निर्णय में विवेक की अधिक जरूरत पड़ती है, समझ ज्यादा चाहिए, कि इंसान के पास ज्यादा समझ, ज्यादा विवेक की जरूरत होती है। जो नियोजित निर्णय जो आप डेली कर रहे हो उसमें तो स्वभाव, ज्ञान, सामान्य कुशलता, ये सारी चीजें चल जाएंगी, लेकिन अनियोजित निर्णयों के पीछे कहीं अधिक कुशलता और रचना धर्मिता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हर्बर्ट साइमन ने अपनी किताब प्रशासनिक व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जो 1947 में आई थी, उसमें कहा था कि फैसला जो है किसी एक पर्सन के द्वारा ना लिया जाए, विकेंद्रीकृत करो। और कंप्यूटर्स का उस समय ज्यादा विकास नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी नई पुस्तक द न्यू साइंस मैनेजमेंट डिसीजन, न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन में वो कहते हैं कि विकेंद्रीकृत होना चाहिए, केंद्रीकरण होना चाहिए, और साथ ही साथ, माफ कीजिए, यहाँ पर कहा गया केंद्रीकृत होना चाहिए। और उनके अनुसार गणना जो है, जो मशीनें हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो काफी हद तक हमें फैसले लेने में बहुत ज्यादा मदद कर सकती हैं। इसके बाद आता है इनका निर्णय स्वीकृति का क्षेत्र। आपको याद होगा बर्नार्ड ने कहा था कि सत्ता तभी आती है जब जो अधीनस्थ होते हैं वो उस सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, यानी लोगों की स्वीकृति के ऊपर सत्ता का निर्धारण होता है। कुछ इसी तरीके का हर्बर्ट साइमन का स्वीकृति का क्षेत्र है। जैसे बर्नार्ड ने दिया था उदासीनता का क्षेत्र, जोन ऑफ इंडिफरेंस, और साइमन ने दिया था स्वीकृति का क्षेत्र। यानी यह ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमा अंतर्गत लिए गए निर्णय स्वीकार्य हो जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र से परे अधिकार सत्ता का प्रयोग कर लिए गए निर्णयों का अधीनस्थ उल्लंघन ही करेंगे। इस स्वीकृति क्षेत्र की सीमा का निर्धारण अधीनस्थों के अनुमोदन पर निर्भर करता है। इसको इस तरीके से समझिए कि इन्होंने कहा कि एक जो बॉस है, मान लीजिए, वो हर प्रकार के निर्णय देता है, राइट, अलग अलग प्रकार के, इस तरीके से मान लीजिए हम। तो उन्होंने कहा कि कुछ ही एरिया होता है, उस एरिया में आने वाले फैसले जो हैं वो स्वीकार किए जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, जैसा आपने हर बर्नार्ड का पढ़ा था ना, उदासीनता का क्षेत्र, क्योंकि वो उस अधीनस्थ को पता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है इसको फॉलो करना, इसीलिए वो क्षेत्र क्या कहलाता है, स्वीकृति का क्षेत्र कहलाता है। ये था हर्बर्ट साइमन का जो मेन सिद्धांत है वो। उम्मीद करती हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ज्यादातर जो हर्बर्ट साइमन की बात आती है उसमें लगभग उनका निर्णय निर्माण का सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है,
निर्णय निर्माण का सिद्धांत। ओके, तो लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, लोक प्रशासन के आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे। कोर्स अगर आप चाहते हैं तो गारंटीड बैच है यूपीएससी पीसीएस नेट के लिए। किसका? लोक प्रशासन का। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और आप मान लीजिए कोई लोक प्रशासन को लेकर के आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो बिल्कुल आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं लोक प्रशासन से संबंधित। कॉन्टेक्ट डिटेल है 9896859767 और इस मेल पर आप हमें ईमेल भी करके पूछ सकते हैं अपने बारे में, माफ कीजिए, लोक प्रशासन के बारे में। चलिए, जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लोक प्रशासन से संबंधित अनेक वीडियोस हिंदी में आपको मिल जाएंगी। और जाते जाते सब्सक्राइब जब आप कर रहे हो तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर एंड बाय बाय।